आजकल आपने ध्यान दिया होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जादू हर जगह छाया हुआ है यार। मतलब कुछ ही सेकंड्स में स्टूडियो गिबली जैसी बेहतरीन आर्ट बन जाती है, या फिर अचानक से इंटरनेट स्क्रॉल करते हुए मोहम्मद रफी साहब की आवाज में बिल्कुल नए गाने सुनने को मिल जाते हैं। ये सब देखकर एक पल के लिए लगता है कि भाई हम वाकई में फ्यूचर में आ गए। बिल्कुल, पर इस चमत्कार के साथ ना एक बड़ा डर और घबराहट भी आ गई है। हर तरफ यही चर्चा है कि क्या अब कलाकारों का वक्त सच में खत्म हो रहा है। लेकिन सच कहूं तो इस पूरे डर को थोड़ा बारीकी से समझना जरूरी है। आइए इस एक्सप्लेनर के जरिए इस बहस की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि आखिर सच्चाई है क्या। तो सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है, क्या एआई इंसानी क्रिएटिविटी का अंत है? दुनिया भर में आर्टिस्ट, राइटर्स और क्रिएटर्स लगातार इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या आने वाले समय में कलाकार नाम की प्रजाति बिल्कुल लुप्त हो जाएगी। ये सवाल पहली नजर में बड़ा डरावना लगता है, इसमें कोई शक नहीं। पर इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता के उस मूल स्वरूप को समझना होगा जिसे हम इंसानों की प्राइवेट प्रॉपर्टी मानते हैं। इस घबराहट को ठीक से समझने के लिए थोड़ा इतिहास के पन्नों में चलते हैं। महान दार्शनिक जिड्डू कृष्णमूर्ति और मशहूर लेखक मार्क ट्वेन का इस पर क्या कहना था, ये देखना बेहद दिलचस्प है। जिड्डू कृष्णमूर्ति का मानना था कि इंसानी दिमाग बचपन से ही अलग अलग तरीकों से कंडीशन होता है और इस वजह से हमारी सोच पूरी तरह से हमारी अपनी कभी होती ही नहीं है। हाँ, और मार्क ट्वेन ने तो ये बात बिल्कुल साफ शब्दों में कह दी थी। उन्होंने कहा था कि नया आइडिया जैसी कोई चीज होती ही नहीं है। कोई भी पूरी तरह से नई सोच पैदा करना इंसानी दिमाग के लिए लगभग नामुमकिन है। जो भी हम नया समझते हैं वो असल में पुराने विचारों का ही एक जोड़ तोड़ होता है। और आपको पता है, इसी बात को समझाने के लिए मार्क ट्वेन ने एक बहुत ही खूबसूरत उदाहरण का इस्तेमाल किया था, जिसे उन्होंने मेंटल कलाइडोस्कोप कहा। अब बचपन में हम सब ने कलाइडोस्कोप तो देखा ही है। अरे हाँ, वही जिसमें रंग बिरंगे मोती होते हैं और घुमाने पर अलग डिजाइन बनता है। सही पकड़ा। जैसे एक कलाइडोस्कोप को हिलाने पर वही पुराने रंगीन मोती हिले डुले कर एक नया और खूबसूरत पैटर्न बनाते हैं, वही इंसानी क्रिएटिविटी है। हमारी कल्पना असल में पुराने आइडियाज या उन मोतियों को नए और दिलचस्प तरीके से मिलाकर कुछ नया दिखाने की एक सिंपल प्रक्रिया है। तो फिर हमारे सोचने का नजरिया इतना डबल स्टैंडर्ड वाला क्यों है? मेरा मतलब है, जब कोई इंसान किसी महंगे आर्ट या फिल्म स्कूल में जाकर वैन गॉग की पेंटिंग, रविंद्रनाथ टैगोर की कविता या सत्यजीत रे के सिनेमा को पढ़ता है, उनकी बारीकियों को समझता है, तो हम उस प्रक्रिया को उसकी इंस्पिरेशन या प्रेरणा कहते हैं। एकदम सही पॉइंट है। पर जब यही सेम काम चैट जीपीटी या कोई और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करता है, जब वो इंटरनेट के अनंत डेटा को पढ़कर उन्हीं पैटर्न्स की नकल करता है, तो अचानक से हम लोग उसे इमिटेशन या चोरी कहने लगते हैं। जब इंसान सीखे तो प्रेरणा और जब मशीन सीखे तो नकल। ये दोगलापन अपने आप में बहुत कुछ सोचने पर मजबूर तो करता है। और अगर हम सिर्फ कॉपी करने या नकल की बात करें ना, तो हमें कहीं और दूर जाने की जरूरत नहीं है। हमारे खुद के सिनेमा का पिछला ट्रैक रिकॉर्ड ही देख लीजिए। बॉलीवुड का दूसरों की नकल करने का इतिहास कितना लंबा रहा है, ये किसी से छुपा नहीं है। बिल्कुल सही याद दिलाया। जो जीता वही सिकंदर जैसे कल्ट क्लासिक हॉलीवुड की ब्रेकिंग अवे से सीधे सीधे प्रेरित थी। गजनी का पूरा मेमोरी लॉस वाला आइकॉनिक कंसेप्ट मेमेंटो से उठाया गया था। धूम 3 तो द प्रेस्टीज और द डार्क नाइट का एक क्लियर मिश्रण लगती है। और लाल सिंह चड्ढा का तो सबको पता ही है कि वो फॉरेस्ट गम का ऑफिशियल रीमेक थी। इंसानों ने ही तो दशकों से हॉलीवुड और दूसरी इंडस्ट्री से मैकेनिकल तरीके से कहानियां चुराई हैं, इसमें मशीन कहां से आ गई? तो अब यहाँ एक बड़ा लाजमी सवाल उठता है, अगर हम इंसान पहले से ही दूसरों के आइडियाज ले रहे हैं, अगर हमारी इंडस्ट्री का आधा काम पुरानी चीजों को रीमिक्स करने में निकल रहा है, तो फिर अचानक सब लोगों को एआई से इतना डर क्यों लगने लगा है? इसका जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि असली डर नकल करने का है ही नहीं। असली खतरा यह है कि एआई की प्रोसेसिंग स्पीड इंसानों के मुकाबले लाजवाब है। जो डेटा समझने और प्रोसेस करने में एक इंसान को पूरी जिंदगी लग जाती है, एआई उसका हजारों गुना डेटा बस कुछ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में प्रोसेस करके एक फाइनल नतीजा निकाल देता है। और यही सारी बात लागू होती है उस सिस्टम पर जिसे हम कॉर्पोरेट फिल्म फैक्ट्री कह सकते हैं। अब चाहे वो रोज आने वाली टीवी सीरियल्स हों या फ्राइडे को आने वाली बड़ी मसाला फिल्में, सब कुछ एक सेट घिसे पिटे फॉर्मूला पर ही तो चल रहा है। सही बात है। स्टेप नंबर 1, हीरो की एकदम दमदार स्लो मोशन और एकदम प्रिडिक्टेबल एंट्री होगी। स्टेप 2, विलन के आते ही एक स्टैंडर्ड सा भारी साउंड इफेक्ट बजने लगेगा। और स्टेप 3, अगर कोई किरदार घायल हो जाए तो उसे किसी टिपिकल हॉस्पिटल कॉरिडोर में स्ट्रेचर पर भगाते हुए दिखाया जाएगा। एक सीन से दूसरा सीन बिल्कुल वैसे ही जोड़ा जाता है जैसे मैकडॉनल्ड्स में बर्गर बनाया जाता है। ये पूरी तरह से मैकेनिकल प्रोसेस बन चुका है, जिसमें कला कम और एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन ज्यादा दिखाई देती है। अब आप खुद सोचिए, जब फिल्म मेकिंग इतनी फॉर्मूलेक और मैकेनिकल हो गई है, तो एआई तो उसे बहुत आसानी से चुरा ही लेगा ना। एक बड़ा मजेदार एक्सपेरिमेंट किया गया जहां एआई से सलमान खान के स्टाइल में एक्शन डायलॉग्स लिखने को कहा गया, और नतीजा क्या था? नतीजा वाकई में हैरान करने वाला था। एआई ने लिखा, मेरी डिक्शनरी में मर्सी हॉस्पिटल का नाम है, या फिर जिंदगी में गलती करना पर मेरे सामने सिर्फ एक बार। और ये सुनिए, मैं खुला शेर हूँ, पिंजरे में नहीं, मैदान में शिकार करता हूँ। ये लाइंस साफ साफ साबित करती हैं कि एआई इन बड़ी फिल्म स्टूडियोज और एग्जीक्यूटिव्स की उस बेजान सेट टेम्पलेट राइटिंग को बिल्कुल फ्लॉलेसली दोहरा सकता है। पर थोड़ा इस मजाक से हटकर सोचें तो ये एक काफी गंभीर मुद्दा है। अगर हम पिछला इतिहास उठाकर देखें तो समझ आएगा कि मुनाफा कमाने के सिस्टम ने हमेशा से इंसानों को सस्ती मशीन से रिप्लेस किया ही है। हाँ, जैसे 20वीं सदी की शुरुआत में हाथकरघा या हैंडलूम बुनने वालों की जगह मशीन्स ने ले ली थी। फिर 20वीं सदी के आखिर में आते आते लाखों अकाउंटेंट्स और बुक कीपर्स का काम कंप्यूटर्स खुद करने लगे। और आज के समय के हालात पर नजर डालें तो न्यूज़रूम तक में इंसानी एंकर्स की जगह एआई अवतार्स ले रहे हैं। जैसे अंजना ओम कश्यप का एआई अवतार आपने देखा ही होगा। इसका मतलब साफ है कि जो भी काम पूरी तरह से मैकेनिकल और फॉर्मूला पर आधारित हो चुका है, उन फैक्ट्री फिल्म्स के राइटर्स और एडिटर्स समेत वो सभी जॉब्स वाकई में बहुत बड़े खतरे में हैं। तो यहाँ आकर ऐसा लगता है कि चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा है। पर थोड़ा रुकिए, इस घबराहट को यहाँ थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। एक सवाल पर विचार करना बहुत जरूरी है। आखिर वो कौन सी एक अनोखी चीज है जो एक सच्चे कलाकार को किसी एल्गोरिदम या कोड से पूरी तरह अलग करती है? एकदम सही सवाल। आखिर वो ऐसी कौन सी चीज है जो एक सुपर कंप्यूटर कभी पैदा ही नहीं कर सकता, चाहे उसके पास कितनी भी प्रोसेसिंग पावर क्यों ना हो? इसका जवाब बहुत ही गहरा और उतना ही सच्चा है, और वो है पर्सनल लिव्ड एक्सपीरियंस, यानी किसी इंसान का अपना बिल्कुल निजी और गहराई से महसूस किया गया अनुभव। बिल्कुल सही कहा। देखिए, एआई पूरी दुनिया का डेटा प्रोसेस कर सकता है, वो सारी किताबें पढ़ सकता है जो आज तक लिखी गई हैं, पर वो कभी भी दिल टूटने का वो असल दर्द महसूस नहीं कर सकता। समाज में चल रही किसी नाइंसाफी पर उसके अंदर वो आग या गुस्सा पैदा नहीं हो सकता।
ये गहरे अनुभव और जज्बात हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक जीवित इंसान की आत्मा में बसते हैं। और इस पूरे कॉन्सेप्ट को अगर हमें किसी उदाहरण से समझना हो तो इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र फिल्म मेकर्स को ही देख लीजिए, जैसे अनुराग कश्यप या दिवाकर बैनर्जी। उनका काम कभी भी एक फैक्ट्री प्रोसेस जैसा नहीं होता है। ऐसे निर्देशकों की फिल्में उनके अपने अंदर के तूफान को पर्दे पर लाती हैं। हाँ, जैसे अनुराग कश्यप की फिल्म नो स्मोकिंग। दरअसल ये फिल्म सेंसर बोर्ड की दखलंदाजी पर उनके व्यक्तिगत गुस्से का एक मेटाफर थी। या फिर रिटर्न ऑफ हनुमान को ही लीजिए, ये फिल्म उन्होंने इसलिए बनाई थी ताकि वो अपनी बेटी से एक बार फिर इमोशनल स्तर पर जुड़ सकें। और उनकी हाल ही की फिल्म ऑलमोस्ट प्यार आज के सामाजिक और राजनीतिक हालात को लेकर उनकी बेचैनी को दिखाती है। इस रॉ पर्सनल स्ट्रगल को, इस आग को कोई भी एआई कभी डुप्लीकेट कर ही नहीं पाएगा। मशहूर अमेरिकन इंडिपेंडेंट फिल्म मेकर जिम जार्मुश का यहाँ एक बेहतरीन विचार सामने आता है। उनका मानना था कि एक कलाकार को अपने आसपास की दुनिया को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेना चाहिए, बादलों से लेकर सपनों तक और पुरानी फिल्मों से लेकर दो लोगों की आम बातचीत तक। और उसमें से सिर्फ वही चुराना चाहिए जो सीधे आपकी आत्मा को छूती हो। जब कोई कलाकार दुनिया से चीजें लेकर उसे अपनी खुद की यूनिक ऑथेंटिसिटी के फिल्टर से निकालता है, तो जो आर्ट बनती है वो किसी टेम्पलेट या स्प्रेडशीट का हिस्सा नहीं होती, वही असली आर्ट होती है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद हमें इस बहस के नैरेटिव को पूरी तरह बदलना होगा, क्योंकि असल लड़ाई आज इंसान बनाम एआई की तो रही नहीं गई है। असल दरार कुछ और ही है। सही पकड़ा आपने। ये टकराव दरअसल कॉर्पोरेट एआई और इंडिपेंडेंट एआई के बीच का है। एक तरफ वो बड़ी जाइंट कंपनीज हैं जो सिर्फ खर्च बचाने और अपना मुनाफा बढ़ाने के लिए इंसानों को एआई से बदल रही हैं, पर जरा दूसरी तरफ देखिए, यही एआई एक अकेले कलाकार के हाथों में उन्हीं बड़ी कॉर्पोरेट मोनोपोलीज से लड़ने का सबसे ताकतवर हथियार बन रहा है। ये वाकई विचार करने वाली बात है कि आज ये नई टेक्नोलॉजी एक आम और अकेले आर्टिस्ट को कितनी बड़ी ताकत दे रही है। अगर कोई लेखक अपनी लिखी बच्चों की किताब खुद पब्लिश करना चाहता है पर महंगे इलस्ट्रेटर्स का खर्चा नहीं उठा सकता, तो वो एआई की मदद से खुद बेहतरीन आर्ट बना सकता है। बिल्कुल, अब स्वतंत्र क्रिएटर्स बिना हजारों लोगों की बड़ी स्टूडियो टीम हायर किए शानदार एनिमेशंस बना सकते हैं। पब्लिक डोमेन की कहानियां कुछ ही सेकंड्स में खोजी जा सकती हैं। यहां तक कि एक अकेला इंसान अब अपनी कल्पना से पूरे के पूरे इंडी कंप्यूटर गेम्स तक कोड और डिजाइन कर रहा है। आज के इस मॉडर्न आर्टिस्ट के लिए एआई बस एक कैलकुलेटर या स्मार्टफोन जैसा ही एक नया और जरूरी टूल है जो उन्हें फाइनली बजट की रुकावटों से आजाद करता है। तो दोस्तों, अंत में सारी बहस इस एक आखिरी और तीखे सवाल पर आकर ठहर जाती है। जो बदलाव आ रहा है उसे अब कोई रोक नहीं सकता। अब तय हमें करना है कि इस नए दौर में हमारी खुद की भूमिका क्या होगी। क्या हम सिर्फ इन कॉर्पोरेट फैक्ट्रीज के लगातार चलने वाले मैकेनिकल जॉब्स को बचाने की नाकाम कोशिश करते रहेंगे, या फिर अपने डर को पीछे छोड़कर एआई जैसी ताकतवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपनी सच्ची और असली आवाज को दुनिया तक पहुंचाने का फैसला लेंगे? ये चुनाव अब हर कलाकार को खुद ही करना है। उम्मीद है हमारे इस एक्सप्लेनर ने इस नए दौर की चुनौतियों को समझने का एक नया और बेहतर नजरिया जरूर दिया होगा।